बात है फरवरी 99 की, जब भारत और पाकिस्तान ऐतिहासिक सुलह की कगार पर थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 19 फरवरी को बस से लाहौर गए और अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए। साथ ही अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा भी किया। We have said in our joint statement that the question of Jammu and Kashmir is being discussed under the agenda which has been accepted by the two parties. लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस समय पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना में कुछ ऑफिसर्स द्वारा एक भयंकर साजिश रची जा रही थी। उन्होंने गुप्त रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कश्मीर के कारगिल सेक्टर में घुसपैठ करने और स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर कब्जा करने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन की योजना बनाई। हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड वाइज। आज हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से पाकिस्तान ने कारगिल में इंट्रूजन करी। कारगिल युद्ध 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कारगिल वॉर में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों को एक ट्रिब्यूट दे सके। आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने इस घुसपैठ को कोड नेम दिया ऑपरेशन बद्र। इसका मकसद सियाचिन को कश्मीर से जोड़ने वाली सप्लाई लाइन को काटना था और कश्मीर मुद्दे पे भारत को पाकिस्तान की शर्तों पे बातचीत करने के लिए मजबूर करना था। ये अभी भी बहस का विषय है कि क्या इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट की जानकारी के बिना किया गया या गवर्नमेंट में कुछ लोगों को इस बात का पहले से पता था और कुछ लोग अंधेरे में रखे गए। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत बुरी तरह प्लान्ड था। हमारा ख्याल ही नहीं था इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी, क्योंकि यह बहुत ज्यादा अगर मगर यानी कि इफ्स पे आधारित था। जैसे कि इफ पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा पीक्स पर कब्जा कर ले तो इंडियन आर्मी रिटेलिएट करने में बहुत स्लो रहेगी। सेकंड, अगर इंडियन गवर्नमेंट जल्दी रिटेलिएट नहीं करेगी तो इसे एक मिलिटेंट ऑपरेशन में लिमिट करा जा सकता है। They are Mujahideen groups who are working independently. They have public support, some of them, and that is what happens. These Mujahideen groups have public sympathy in Pakistan. थर्ड, जब इंटरनेशनल कम्युनिटीज इस वॉर के बीच में दखल दे और इंडिया को प्रेशराइज करे कि वॉर की जगह डिप्लोमेसी यूज करे, तो पाकिस्तान ने जितनी लैंड कैप्चर करी है वो सब उनकी हो जाएगी। मगर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की विल पावर और कैपेबिलिटी को कम करके आंका, जबकि हमारी भारतीय सेना किसी भी कीमत पर अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए डिटरमिन्ड थी। इस घुसपैठ का पता सबसे पहले एक लोकल चरवाहे ताशी नामग्याल को लगा, जो कारगिल से लगभग 60 किलोमीटर दूर घनकोर गांव में रहते थे। वो 3 मई की सुबह सुबह अपने लापता याक की तलाश कर रहे थे, तब दूर पहाड़ों में उन्हें पठानी कुर्ता पहने कुछ लोग और फौजी ड्रेस में पाकिस्तानी सैनिकों को पहाड़ों पे बंकर खोदते हुए देखा। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा, उसमें तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। उन्होंने तुरंत इस बात की खबर भारतीय सेना की सबसे पास वाली चौकी को दी। भारतीय सेना को जल्द ही एहसास हुआ कि उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी ने मिलकर प्लान बनाया जिससे दुश्मन को अपनी टेरिटरी से जल्द बेदखल करना था। उसके लिए इंडियन आर्मी ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन में
30,000 से ज्यादा सोल्जर्स को मोबिलाइज किया गया। साथ ही उन्हें ऑपरेशन सफेद सागर के तहत एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी फायर से आगे बढ़ने के लिए कवर दिया गया। ये लड़ाई 4,500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पे लड़ी गई, जहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, टेम्परेचर जमा देने वाला और इलाका इतना दुर्गम कि सैकड़ों किलोमीटर तक कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन तब भी हमारे सैनिक दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते रहे। अक्सर हमारे जवानों को आमने सामने की लड़ाई में उलझना पड़ा। उन्हें न केवल गोलियों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि लैंड माइन्स, बॉबी ट्रैप्स और एवलांचेस भी उनके सामने आए। लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ते रहे। ये वॉर 2 महीने से ज़्यादा चला। इस दौरान हमने बहुत बैटल्स लड़ी, जहां हमने टाइगर हिल, टोलोलिंग जैसी कई पीक्स को रिकैप्चर किया। मगर इस पूरी लड़ाई में हमारे करीबन 527 जवान शहीद हुए। इन बैटल्स में हजारों ऑफिसर्स और सोल्जर्स की बहादुरी देखी गई। आइए बात करते हैं इन्हीं कुछ बैटल्स के बारे में। बैटल ऑफ टोलोलिंग। टोलोलिंग कारगिल वॉर में रिकैप्चर होने वाली पहली चोटियों में से एक थी। ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 1A और द्रास शहर से सबसे पास थी। टोलोलिंग को कैप्चर करने का टास्क कर्नल MB रविंद्रनाथ के अंडर 2nd राजपूताना राइफल्स को दिया गया। बटालियन ने 20 मई से 13 जून तक टोलोलिंग पर कई हमले किए। लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों के पास एक बहुत बड़ा हाइट एडवांटेज था, जहां से वो भारतीय सैनिकों को हेवी आर्टिलरी शेलिंग, मशीन गन और स्नाइपर से हमला कर रहे थे। भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी हमलों के साथ साथ कठोर मौसम और उबड़ खाबड़ इलाकों का सामना करना पड़ रहा। भारतीय सैनिकों ने टोलोलिंग पर फाइनल स्ट्राइक 12 जून को शुरू किया, जिसमें 2nd राजपूताना राइफल्स की 3 कंपनियों ने अलग अलग डायरेक्शन से हमला किया। रात भर चली भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सैनिक 13 जून को टोलोलिंग की चोटी पर पहुंचने में कामयाब रहे। टोलोलिंग पर कब्जा भारतीय सेना के लिए एक मोराल बूस्टर और वॉर का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी के पास टाइगर हिल एक और इम्पोर्टेंट पीक थी, जिस पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। इससे सियाचिन ग्लेशियर तक जाने वाली इंडियन सप्लाई लाइंस को भी खतरा था। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. टाइगर हिल को रिकैप्चर करने का काम कर्नल कुशल ठाकुर के अंडर 18th ग्रेनेडियर्स को दिया गया। साथ ही उनको 8th सिख रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का सपोर्ट था। टाइगर हिल पर कब्जा करने का ऑपरेशन 3 जुलाई को शुरू हुआ। भारतीय सैनिक दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट रूट का यूज करते हुए अलग अलग डायरेक्शन से आगे बढ़े। सबसे डेयरिंग अप्रोच 18th ग्रेनेडियर की अल्फा और चार्ली कंपनीज ने अपनी घातक प्लाटून के साथ ली, जो बर्फीले हवाओं में सिर्फ रस्सी का उपयोग करके टाइगर हिल के पीछे की ओर 1000 फुट की खड़ी चट्टान पर चढ़ गए। वे दुश्मन की नजर में आने से पहले ही चोटी के करीब पहुंच गए और वहां से भीषण गोलीबारी की। आप सभी ने ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी तो देखी ही होगी। उसमें वर्टिकल क्लिफ की चढ़ाई घातक प्लाटून से ही इंस्पायर्ड है। इस बीच 8th सिख रेजिमेंट ने पास के वेस्टर्न रिज पे एक सरप्राइज अटैक किया, जिससे पाकिस्तानी सोल्जर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और वहां से इंडियन आर्मी ने कई जवाबी हमले किए। हमारे जवान कोल्ड वेदर गियर के बिना लड़े और कई घायल सैनिक कोल्ड टेम्परेचर के एक्सपोजर के कारण शहीद हो गए। 3 दिन की इंटेंस फाइटिंग के बाद 18th ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर 2 और डायरेक्शन से अपना हमला फिर से शुरू किया और मेजॉरिटी पाकिस्तानी सैनिकों को मारने या पकड़ने के बाद 8 जुलाई को फाइनली इस पर हमने कब्जा कर लिया। After 11 hours of near continuous fighting and heavy exchange of fire, Tiger Hills finally looks like it belongs to India once again. And with this recovery, the Indian troops hope to regain control of the Dras sector almost immediately. It truly is the dawn of a new day. एक और इम्पोर्टेंट बैटल लड़ा गया पॉइंट
.4875 में 0.4875 मुश्को वैली की एक और इम्पोर्टेंट पीक थी जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा था, जहां से टाइगर हिल और द्रास टाउन दोनों दिखते थे। 0.4875 पर कब्जा करने का टास्क लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी के अंडर 13th JNK राइफल्स को दिया गया। उनकी बटालियन को 2nd राजपूताना राइफल्स और 18th ग्रेनेडियर्स का सपोर्ट भी मिला। 0.4875 को रिकैप्चर करने का ऑपरेशन 3 जुलाई को शुरू हुआ, जिसमें दुश्मनों के ठिकानों पर हेवी आर्टिलरी शेलिंग और एयर स्ट्राइक्स किए गए। भारतीय सैनिक दुश्मनों पे काबू करने के लिए चुपचाप और तेजी से अलग अलग डायरेक्शन से आगे बढ़े। सबसे हेरोइक एक्शन 13 JNK राइफल्स की डेल्टा कंपनी के कैप्टन विक्रम बत्रा ने की, जिन्होंने इस पहाड़ी के 2 की पॉइंट्स 0.5140 और 4875 पे अपनी टीम को लीड करके कब्जा किया। उन्होंने दोनों पॉइंट्स पर कब्जा करने के बाद अपने सक्सेस सिग्नल ये दिल मांगे मोर का यूज किया। We had already decided our success signal. My company's success signal was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. मगर भारी गोलीबारी के बीच एक घायल साथी को बचाते समय वापस भागते हुए एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनकी पीठ पर गोली चला दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी के साथ 0.4875 पर कब्जा 7 जुलाई को पूरा हुआ। बाटालिक एक और सेक्टर था जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC पार कर इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की थी। ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड था और इसकी कई पीक्स थी जिन पर दुश्मनों का कब्जा था। बाटालिक को साफ करने का काम कर्नल ललित राय को दिया गया। बाटालिक को 12th जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री और 14th सिख रेजिमेंट का सपोर्ट था। बाटालिक को कैप्चर करने का ऑपरेशन 6 जून को हेवी आर्टिलरी शेलिंग और दुश्मन के ठिकानों पे एयर स्ट्राइक्स के साथ शुरू हुआ। भारतीय सैनिक दुश्मन को खदेड़ने के लिए माउंटेनियरिंग स्किल्स और गरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस से आगे बढ़े। सबसे साहसी एक्शन लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे द्वारा किया गया, जिन्होंने बाटालिक के सामने एक इम्पोर्टेंट पोजीशन जुबैर टॉप पर एक साहसी हमले का नेतृत्व किया। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकरों को नष्ट कर दिया और घायल होने से पहले बार दुश्मन सैनिक को मार गिराया। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस सेक्टर की सभी पीक्स और रिजेस को कैप्चर करने के बाद बाटालिक का बैटल 14 जुलाई को पूरा हो गया। इस वॉर में कॉमन सिविलियंस की भागीदारी भी रही, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से सेना को सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने सैनिकों को भोजन, पानी और शेल्टर दिया। कुछ ने कुली और गाइड के रूप में स्वेच्छा से काम किया। कुछ ने घायलों को ब्लड डोनेट किया और पूरे देश ने उनकी सुरक्षा और जीत के लिए प्रार्थना की। मीडिया ने भी इस वॉर को पब्लिक अटेंशन दिलाने और नेशन का मोराल बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इस वॉर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली US का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया, जो 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के बीच पोटेंशियल वॉर की संभावना से चिंतित थे। US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से कारगिल से अपनी सेना वापस बुलाने की अपील की और नवाज को युद्ध जारी रखने पर सीरियस न्यूक्लियर कॉन्सिक्वेंसेस की चेतावनी दी। शरीफ सहमत हुए और 11 जुलाई 1999 को विड्रॉल की अनाउंसमेंट कर दी। 14 जुलाई को इंडियन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर किया और 26 जुलाई 1999 को ये वॉर ऑफिशियली एंड हुआ, जब भारत ने सक्सेसफुली अपने एरिया पर कंट्रोल हासिल किया और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को धूल चटा दी। यह युद्ध इंडिया के लिए डिसिसिव विक्ट्री और पाकिस्तान के लिए ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी। इस वॉर के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक सीरियस डाउनफॉल आया, क्योंकि इसने पाकिस्तान के दोगलेपन और एग्रेशन को उजागर किया। साथ ही इस वॉर ने US जैसे देशों का सही रंग भी दिखाया, जिन्होंने हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए जम्मू और कश्मीर रीजन का GPS डेटा देने से इनकार कर दिया।
लेकिन आज हमारे पास IRNSS है, जिसकी वजह से हम ऐसे क्रिटिकल डेटा के लिए किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं है। इस वॉर ने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उजागर कर दिया, जो सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप के बीच टकराव के कारण उथल-पुथल में थी। इनिशियली ISPR की तरफ से ये कहा जाता रहा कि वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। आपको ये कब पता चला कि वहाँ पर फौज है? ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें। उस वक्त फिर मुझे इन्होंने बताया DG ISPR ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं। उस वक्त यानी कि फौज है, हमारी फौज है वहाँ पर, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। नवाज शरीफ ने दावा किया कि उन्हें कारगिल ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी और मुशर्रफ पर धोखेबाजी का आरोप लगाया, मगर 12 अक्टूबर 1999 को एक ब्लडलेस कू के तहत मुशर्रफ ने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप कर दिया और नवाज शरीफ को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। हम सभी को अपनी स्टोरीज में हीरोज पसंद है, लेकिन कारगिल युद्ध एक या दो लोगों की जीत नहीं है। हमारे कई बहादुर सैनिक शहीद हुए, हर राज्य, हर जनजाति और हर धर्म के लोग, और न जाने कितने ही लोग इस वॉर में इंजर्ड हुए। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि उन सब वीर सैनिकों को एक छोटी सी ट्रिब्यूट दी जाए। आइए हम इन सबके सेक्रीफाइस को याद करें और पाकिस्तान पे जीत की 24वीं सालगिरह का जश्न मनाएं। जय हिंद। Hope you enjoyed this video and learned something new about the braveness and courage of our soldiers. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेजेबल मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री और वॉर की चीज़ें जानने में दिलचस्पी है तो हमारा ये वीडियो देखें, जिसमें हमने अहूम्स कैसे इंडिया में आए और अपना 600 सालों का एम्पायर एस्टेब्लिश किया, ये समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बियॉन्ड वाइज। आई एम योर होस्ट शिविन खत्री। सी यू नेक्स्ट टाइम।